नमस्कार, मैं सौरभ आपका कंपटीशन नगर में स्वागत करता हूं। ये फ्रैक्शन की चौथी क्लास है। आज हम लोग जो कुछ भी आपने पीछे सीखा है उसी का यूज करना जानेंगे। इसके अलावा मैं आपको डेसिमल टू फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना और फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना भी बताऊंगा। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर -4/5 प्लस एक्स इजुकल टू 7/5 लिखा हुआ है। इसमें हमें एक्स की वैल्यू बतानी है। एक्स की वैल्यू बताना मीन्स होता है इस चीज़ को दूसरे साइड में आप ले जाएंगे तभी तो एक्स की वैल्यू बता पाएंगे। तो एक्स इक्वल टू जब लिखूंगा तो ये 7/5 तो ऐसे ही लिखूंगा, और जो एक्स के बगल में लिखा है ना, ये चीज़ जब दूसरी साइड में जाती है तो प्लस रहती है तो माइनस हो जाती है, और जब माइनस रहती है तो प्लस हो जाती है। यहाँ पर पहले से ही निगेटिव है तो जो माइनस लिखा हुआ है, एक्स की वैल्यू आपको बताना है, तो एक्स की वैल्यू बताना है मीन्स क्या है, इस वैल्यू को आपको यहाँ लेके जाना पड़ेगा। तो मैंने x ऐसे लिख लिया, -4/5 को जब दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो माइनस से ये हो जाएगा +4/5। निगेटिव था इसलिए पॉजिटिव हो गया। अगर ये पॉजिटिव पहले से रहता तो यहाँ करके माइनस हो जाता। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर सेम हो तो फ्रैक्शन को कैसे ऐड करते हैं, ऐसे 5 को ऐसे लिख लीजिए और न्यूमरेटर को ऐड करके लिख लीजिए। ये आंसर हो गया आपका। दूसरा क्वेश्चन, 9/7 प्लस एक्स इक्वल टू 5/4। एक्स की वैल्यू आपको बतानी है तो इस 5/4 को तो ऐसे ही लिखेंगे। एक्स की वैल्यू बताने के लिए 5/4 लिखेंगे। ये जो वैल्यू है इसको दूसरी साइड में जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। प्लस था इसलिए माइनस हो जाएगा। यहाँ पर क्या था, यहाँ पहले से माइनस था इसलिए प्लस हो गया, ये प्लस पहले से था इसलिए माइनस हो गया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे फ्रैक्शन को, आपने पिछली क्लास में सीखा है ना। तो यहाँ पर सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। चाहे इसका इसमें पहले करिए और चाहे इसका इसमें। तो मैं इसको कर रहा हूँ तो -36, ये निगेटिव था इसलिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो -36, और इसका इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो +35 अपान इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आएगा। 35 यहाँ -36 है तो कितना होगा, -1/28। ये आंसर होगा, है ना। -36 बड़ा नंबर है इसलिए माइनस में आएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, -5/4 प्लस एक्स इक्वल टू 0। यहाँ x की वैल्यू बतानी है तो आप क्या करेंगे, इसको दूसरे साइड में लेके जाएंगे तो 0 + 5/4, यानी ओवरऑल आंसर क्या होगा, 5/4 ही रहेगा। जब 0 है यहाँ पर तो ये जाएगा तो 0 में ऐड हो जाएगा। जैसे यहाँ पर कोई नंबर होता था तो उसमें ऐड होता था, यहाँ 0 है तो 0 में ऐड हो जाएगा। तो 5/4 ही आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर -x है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर -x है। जब भी आप कोई क्वेश्चन इस तरह का करते हैं तो हमेशा साइन को सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए। अगर साइन को ध्यान देंगे तो गलती होने के चांसेस 90% तक कम हो जाएंगे। जैसे मैंने इसको ध्यान दिया, अगर मैं सोचूं हाँ x इक्वल टू, सीधा उठा के इसको उधर लेके चले जाऊँ, बस फुर्सत। बात ये आपको ध्यान रखनी है कि x अगर निगेटिव है तो आपको -x यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अगर x निगेटिव है तो -x लिखना पड़ेगा। फिर इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू ऐसे ही -1/4, ये पहले पॉजिटिव है तो इस साइड जाएगा तो -3/8 आ जाएगा। ये -x अभी पड़े रहने दीजिए, ठीक है। ये -x ऐसे ही मैं रखे रह रहा हूँ। तो यहाँ पर लिखूंगा -x इक्वल टू, इनको सॉल्व करना है। दो तरीके हैं सॉल्व करने के, चाहे आप क्रॉस मल्टीप्लाई इसे कर लीजिए और चाहे तो डिनोमिनेटर सेम कर लीजिए, दो से दोनों ऊपर नीचे। देखिए मैंने जो है फ्रैक्शन के कई तरीके बताए हैं आपको सॉल्व करने के। तो जो भी बेहतर होता है, सबसे अच्छा होता है डिनोमिनेटर सेम करना और एलसीएम लेना। अगर क्वेश्चन डिनोमिनेटर सेम करना ज़्यादा आसान हो, अगर डिनोमिनेटर सेम करना ज़्यादा आसान हो तो आप यही काम करिए, और एलसीएम लेना जब ज़्यादा आसान हो तो एलसीएम ले लीजिए, और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करना ज़्यादा आसान हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। तीनों को आप जानिए और तीनों का यूज करिए, ठीक है। जो भी उस समय बेहतर लगे बस एक बार में कर दीजिए। जब आदत पड़ जाएगी तो वो आसानी से होने लगेगा। तो यहाँ मैंने 8 कर दिया, ये भी 8 हो गया। ये -2 और ये -3 कितना हो जाएगा, -5/8। डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा क्योंकि दोनों निगेटिव हैं, तो -5/8 हो गया। ये भी माइनस ये भी माइनस, अगर दोनों साइड निगेटिव हो तो दोनों को ऐसे कट कर देते हैं। आप ये मान के चलिए कि आपने माइनस से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 5/8। देखिए अगर आपने अभी तक अलजेब्रा की क्लास नहीं करी है तो अलजेब्रा की क्लास जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि उससे क्या होता है ना, कॉन्सेप्ट जो है डेवलप होता है और वो हर जगह कैलकुलेशन में काम आता है। जिन लोगों ने कर लिया है क्लास या उनको थोड़ा बहुत अलजेब्रा की जानकारी है वो इसको ओरल कर पा रहे होंगे। बिल्कुल पेन उठाने की ज़रूरत ही नहीं है, ये बहुत छोटे क्वेश्चन है। अलजेब्रा एक ऐसा चैप्टर है जो कॉन्सेप्ट का डेवलप करता है।
हर जगह, वो चाहे अलजेब्रा में, अलजेब्रा का तो यूज है ही इंपॉर्टेंट होता है, वो दूसरे चैप्टर में भी कैलकुलेशन में हमेशा हेल्प करता है। तो उस पर ज़रूर फोकस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। तो चलिए इसको करते हैं। 2/3 x इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x के साथ यहाँ पर जो कुछ भी मल्टीप्लाई में रहता है वो दूसरी साइड में जा करके डिवाइड हो जाता है, ये हो जाएगा 1/2/3। x के साथ जैसे प्लस या माइनस रहता है तो वो दूसरी साइड में क्या होता है, साइन चेंज करके दूसरी साइड में चला जाता है। और अगर कोई चीज़ x के साथ मल्टीप्लाई में है तो वो दूसरी साइड में क्या होगा, अपान में हो जाता है, नीचे आ जाता है। तो 1/2/3, तो आपने पिछली क्लास में देखा ही कि 1/2/3 है तो ये उल्टा हो जाता है, ये हो जाएगा 3/2। ये बात समझ पा रहे हैं ना? a/b/c/d ऐसे करके होता है तो वो उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने उल्टा कर दिया, 2/3 को 1 इंटू, ये ऐसे हो गया है, 1/2/3 हो गया है 1 इंटू 3/2, तो आंसर में 3/2 आएगा। 17/12 इंटू एक्स इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, एक्स इक्वल टू करेंगे तो 0/17/12 लिख लेंगे हम इसको, 0/17। तो 0 के अपान में आप चाहे जो भी लिख दीजिए, आंसर तो 0 ही आना है। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, 0। -7/9 इंटू एक्स इक्वल टू 4, जल्दी से बता दीजिए कि एक्स की वैल्यू क्या होने वाली है, एक्स इक्वल टू 4/-7/9 ये होगी। जो मल्टीप्लाई में x के साथ रहता है वो दूसरी साइड में जा करके डिवाइड हो जाता है, नीचे आ जाता है। तो हमने क्या किया, -7/9 को 4 के नीचे लिख दिया। अब क्या होता है, इसको लिखते हैं 4 इंटू -9/7। जो डिवाइड में चीज़ है इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं, 7/9 को 9/7 लिख देंगे और माइनस तो लगा रहेगा। अब क्या करेंगे, 9 इंटू 4 36/7, ये इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 1/2 x इक्वल टू -4/5, x इक्वल टू -4/5/1/2, ये ऐसे हो जाता है। x के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में होता है, चाहे वो कोई सिंपल सा एक नंबर लिखा हुआ हो और चाहे वो फ्रैक्शन हो, वो अपान में चला जाएगा पूरा पूरा। तो अपान में जाने के बाद क्या होता है, -4/5 तो वैसे ही लिखा रहता है, मल्टीप्लाई में क्या होता है, 1/2 2/1 हो जाता है। जब इसको सिंपलीफाई करते हैं तो क्या करते हैं, -4/5 लिख दिया, 1/2 को 2/1 लिख देते हैं, उल्टा कर देते हैं। अब क्या आंसर आएगा, 4 इंटू 2 8/5, माइनस का यहाँ पर साइन लगा होने की वजह से माइनस आएगा। अब इसमें बताइए कि पहला काम इसमें क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट चीज़ क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन रहा करे अगर आप उसके बारे में जानते हैं तो पहले से ही आप सोच लिया करिए उसके बारे में कि हाँ आगे इसका अगला स्टेप क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंबर को सेटल करते हैं। इस 4x को ऐसे ही लिखूंगा, x की वैल्यू आपको बतानी है तो ऐसा नहीं डायरेक्टली यहीं से x बस सीधा लिख दीजिए। जब आप करने लगेंगे तो डायरेक्टली लिख पाएंगे, लेकिन अभी क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप करना है। तो 4x को ऐसे ही लिख दिया, x वाले टर्म को पूरा पूरा। और जो नंबर निगेटिव या पॉजिटिव में होती है, मतलब प्लस माइनस के साथ जो नंबर जुड़ी होती है, वो दूसरे साइड में साइन चेंज करके चली जाती है। तो ये क्या साइन चेंज करेगा, +17 हो जाएगा। जो चीज़ प्लस माइनस के साथ जुड़ी होती है वो अपना साइन चेंज करके दूसरे साइड में चली जाती है। तो अपना साइन चेंज करके दूसरे साइड में चली गई, तो इसका उधर से गया तो क्या हो गया, 8 + 17, यही चीज़ मैंने लिख दिया है। अगर x की वैल्यू की आप बात करेंगे तो x इक्वल टू, इनको पहले ऐड कर लीजिए तो हो जाएगा 25, इसको ऐड करने पे 25। और जो 4x है, x के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई होता है वो अगली साइड में क्या हो जाता है, डिवाइड। तो जब प्लस माइनस भी रहे और x के साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई भी रहे तो पहला काम आप करेंगे कि प्लस माइनस वाली चीज़ें पहले जो है सेटल कर लीजिए, पहले इसको भेज दीजिए ताकि ये फ्री हो जाए। ऐसे जब ये फ्री हो जाएगा, अकेले 4x बचेगा, फिर आप x की वैल्यू निकाल पाएंगे। x इक्वल टू लिखेंगे क्या, ये 4 डिनोमिनेटर में चला जाएगा नीचे। इसी तरह से इसमें भी करेंगे। इसमें क्या करेंगे, 3x/8 ऐसे ही रखे रहेंगे और इस 9 को उस तरफ भेज देंगे। तो जब उधर जाएगा ये तो हो जाएगा 3 - 9, प्लस में 9 है ना, इसलिए माइनस में 9 हो जाएगा। 3 - 9 कितना होता है, -6। इसको मैं डायरेक्ट -6 लिख दे रहा हूँ। ये 9 उधर गया, -9 हुआ तो 3 - 9 -6 हो गया। इस तरफ क्या लिखा हुआ है, 3/8x। 3x/8 को आप 3/8x भी तो लिख सकते हैं। 3x/8 को 3/8x भी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर x की वैल्यू आप निकालेंगे, 3/8x = -6, ये हो गया।
x इक्वल टू कितना होगा, x इक्वल टू ये -6 लिखा रहेगा, अपान में आप 3/8 कर देंगे, अपान में 3/8 कर देंगे, और 3/8 क्या होगा, उल्टा हो जाएगा 8/3। डिवाइड में डिवाइड अगर लगा हुआ है तो जो नीचे के दो टर्म हैं वो उल्टा होकर के मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 3/8 का 8/3 हो जाता है। आप कर लीजिए मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, ये -2 हो गया है, 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो -16 आंसर हो जाएगा। इसमें एक काम और आप कर सकते हैं, जैसे 3/8x लिखा हुआ है ना, 3/8x ऐसे लिखा हुआ है, मैं इसको साथ में लिख दे रहा हूँ, 3x/8 जैसे ये लिखा हुआ है मैंने इसको लिख दिया है, और इक्वल टू मैं लिख दूँ -6, ऐसे हो गया। ठीक, अगर आपको x की वैल्यू बतानी है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 3/8 को अपान में ही करें। अगर उस समय नहीं ये बात दिमाग में आई है तो ये फ्रैक्शन है, इसको भी फ्रैक्शन बना लीजिए। ये बात मैंने बताई है आपको कि अगर एक फ्रैक्शन है तो दूसरे को भी आप फ्रैक्शन बना लीजिए, कैलकुलेट करने में आसानी होगी। ये फ्रैक्शन है तो दूसरे को भी हमने फ्रैक्शन बना लिया नीचे 1 लिख करके। आप करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई तो आप जानते ही हैं, 3x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3x। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 3x हो गया। इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -48। अब x इक्वल टू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 48/3 हो जाएगा, तो आ जाएगा फिर से 16। मतलब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ये बात समझ में आई ना आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर दिया हमने, 3x इक्वल टू -48 कर दिया, x की वैल्यू करेंगे 48, जो चीज़ मल्टीप्लाई में है वो क्या होगा, डिवाइड में अपान 3 हो जाएगा इसके, तो 3 से जब डिवाइड करेंगे तो 16 आंसर इसका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट चीज़ देखिए, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स मतलब होता है योगात्मक प्रतिलोम। एडिटिव इनवर्स, इसको बोलते हैं योगात्मक प्रतिलोम। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स मतलब होता है योगात्मक प्रतिलोम। अब कोई क्वेश्चन अगर दिया हुआ है 3/4, इसका आपको एडिटिव इनवर्स बताना है, तो 3/4 में ऐसी कोई चीज़ ऐड करिए कि 0 आ जाए। 3/4 में ऐसी कोई चीज़ ऐड करिए कि 0 आ जाए। तो आप सोच रहे होंगे इसमें अगर कुछ भी ऐड करते हैं तो वो इससे बड़ा ही हो जाएगा, 0 कैसे आ जाएगा। तो आप ऐड कर सकते हैं, प्लस में ऐड करिए -3/4, ऐसे भी तो कर सकते हैं भाई, हम -3/4 ऐड करेंगे। जो चीज़ ऐड करने पर इन दोनों की वैल्यू 0 आ जाए वही उसका आंसर होता है। तो आंसर इसका क्या होगा, -3/4। 3/4 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -3/4। ऐसी कोई चीज़ जिसको ऐड करने पर 0 हो जाए। आप सिंपल नंबर से इसको समझ सकते हैं कि मैं एक नंबर लिख दूं 9 और कहूं कि 9 का एडिटिव इनवर्स बताइए, तो आप कहेंगे -9, क्योंकि -9 ही वो चीज़ है जो 9 में ऐड करने पर आंसर 0 आ जाता है। तो यहाँ 0 नहीं बताना आपको, आंसर -9 इसका होगा। इसका आंसर क्या होगा, 9 का एडिटिव इनवर्स -9। और भी कोई नंबर हो, चाहे जैसा भी नंबर हो, अगर पहले से लिखा हो -3/10 ऐसे लिखा हुआ है, पहले से ही लिखा है -3/10, और इसका आपको एडिटिव इनवर्स बताना है अगर, तो आप क्या करेंगे, क्या प्लस करेंगे, प्लस में 3/10 करेंगे। तो -3/10 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, प्लस में 3/10। और भी कोई क्वेश्चन ले लीजिए, अगर लिखा हुआ हो 2 होल 7/9, इसका एडिटिव इनवर्स बताइए, तो आप कहेंगे प्लस हम लगाएंगे और माइनस में 2 होल 7/9 लिख दूंगा। तो ये बहुत ही ईजी है, बिल्कुल इतना ही करना है आपको। ये ध्यान रखना है कि इस नंबर में जो क्वेश्चन में दिया हुआ हो उसमें क्या ऐड कर दें कि 0 आ जाए। जो ऐड करने पर 0 आता है वही इस नंबर का एडिटिव इनवर्स होगा। अगली हेडिंग है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसको हिंदी में बोलते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम इसका होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को देखिए, अगर लिखा हुआ है एक नंबर 5, तो 5 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, ऐसा नंबर बताइए कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 1 आ जाए। 5 में किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करिए कि मल्टीप्लाई करने पर 1 आ जाए, तो आप कहेंगे 1/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए।
आंसर 1 आ जाएगा। तो जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है वही इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो 5 का मल्टीप्लिकेटिव या गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 1/5। अगर लिखा हुआ है 3/4, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताइए, तो मैं कहूँगा 4/3 कर दीजिए। उसमें क्या है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 1 आ जाएगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 3/4 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 4/3, उसका उल्टा। अगर लिखा हुआ है -7/8, इसका बताइए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। -7/8, यहाँ माइनस का साइन लगा हुआ है, आपको लेके क्या आना है? प्लस में 1 हमेशा। तो मल्टीप्लाई मैं करूँगा 8/7 से। अगर मैं 8/7 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो -1 आ जाएगा, लेकिन अगर -1 इसमें भी लिख देता हूँ तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और कैंसिल होकर के आंसर 1 आ जाएगा। तो -7/8 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स -8/7 ऐसे हो जाएगा। 3/8 इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताइए। तो आप कहेंगे कि दोनों में नेगेटिव अगर लगा हुआ है तो इसको हम कैंसिल करके पॉजिटिव बना लेंगे और फिर हम कहेंगे कि 8/3 इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो 1 इसका आंसर नहीं है। 3/8 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? 8/3। वो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पर उसी सेम नंबर में 1 आता है उसे हम बोलते हैं गुणात्मक प्रतिलोम या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब अगली हेडिंग है डेसिमल टू फ्रैक्शन, मतलब डेसिमल नंबर दिया हुआ है, इसको आपको फ्रैक्शन में, भिन्न में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल नंबर को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है उसका एक बहुत सिंपल सा तरीका है। जो नंबर है उसे आप लिखिए, 4-5 लिखा है, 4-5 लिखिए, पॉइंट के नीचे 1 लिखिए और पॉइंट के बाद जितने भी नंबर हैं उतने 0 लगा दीजिए। पॉइंट के ठीक नीचे 1 लिखिए और जितने नंबर हैं उतने 0 लगा दीजिए। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा हो गया है। इसको सिंपलीफाई कर लीजिए ना, 5 से कैंसिल कर रहा हूँ, 9, 5 2 20, तो 9/20 एक फ्रैक्शनल नंबर हो गया, इसका सिंपलीफाइड फॉर्म। तो ये हो गया डेसिमल टू फ्रैक्शन। इसको कन्वर्ट करिए तो क्या लिखेंगे? पहले नंबर लिखूंगा मैं, जहाँ पर पॉइंट लिखा है वहाँ 1 लिखिए और जितने नंबर हैं उतने 0 लगा दीजिए। बहुत ही सिंपल है। तो इसको कैंसिल करा लेता हूँ, 5 से कैंसिल कर रहा हूँ इसको भी, ये हो जाएगा 3/200। इसका आंसर 3/200 है। इसको भी करिए 1.05, तो मैं पॉइंट को हटा दे रहा हूँ, ठीक है। अपान में क्या करूँगा, जहाँ पॉइंट है वहाँ 1 लिखूँगा, 2 डिजिट हैं तो यहाँ पर 2 0 लगा दूंगा। फिर इसको कैंसिल करा लेता हूँ, फिर से 5 से कैंसिल हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 21/20। अब अगला क्वेश्चन, 2.25 लिखा हुआ है तो 2.25 पॉइंट हटा देना है, अपान पॉइंट के नीचे 1 लिखूंगा और जो 2 डिजिट थे 2 0 लगा दिया। इसको कैंसिल करिए 25 से, 25 से 9 बार हो जाएगा, ये 4 बार, 9/4 इसका आंसर हो जाएगा। मतलब कोई भी नंबर आपको दिया हुआ हो, चाहे वो जैसा भी हो, आप चलिए इसका बताइए, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए जल्दी से। फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी इसकी, सोच लीजिएगा, मैं कर रहा हूँ। जहाँ पर पॉइंट है ये 1 लिखूंगा, बस 0 हटा दिया। जहाँ पर पॉइंट है वहाँ 1 लिखूंगा अपान में, जहाँ पर पॉइंट है वहाँ अपान में 1 लिखूंगा, जितने नंबर हैं 1 2 3 4 उतने में 0 लगा दूंगा। ये है। अगर लिखा हुआ हो 2.000, अब चलिए कन्वर्ट करिए 2.000, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। तो क्या करेंगे, पॉइंट के नीचे 1 लिखेंगे, उसके बाद 0 लगाएंगे। ऐसा कभी मत करिएगा। अगर पॉइंट के बाद 0 लगा हुआ है और उसके बाद कोई नंबर नहीं है, वो 0 मीनिंगलेस है, उसका कोई मतलब नहीं है। 2 ही इसका आंसर होगा। अगर 2 को आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट ही करना है तो 2/1 लिख दीजिए, ये आंसर होगा 2/1। पॉइंट के बाद 0 की कोई मीनिंग नहीं होती है, आप हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर यहीं पर मैं 1 लिख दूं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब पॉइंट के नीचे 1 लिख करके फिर 4 0 लगाएंगे। इस तरह से कर लेते हैं। एक बात और आप जान लीजिए कि मान लीजिए एक नंबर लिखा हुआ है 0.1, एक नंबर लिखा हुआ है 0.100, एक नंबर लिखा हुआ है 0.1000। ये तीनों ही नंबर सेम हैं। पॉइंट के बाद कोई नंबर लगा हो और उस नंबर के बाद चाहे जितने 0 लगे हों उन्हें आप हटा सकते हैं। इन दोनों 0 को आप हटा देंगे, इन तीनों 0 को आप हटा देंगे। नहीं भी हटाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन इसको हटा दिया जाता है, ये मीनिंगलेस है, ठीक है। ये तीनों चीज़ें एक ही हैं। अगर मान लीजिए कहा जाए कि आप जो है इस 0.1 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए तो इसको 1/10 लिखूंगा। तो इसको आप ये मत समझ लीजिएगा कि 0.1000 है
इसको तो मैं 1/10 लिख दूंगा, है ना, क्योंकि पॉइंट के नीचे 1 लिखूंगा, फिर 1 के नीचे 0, ऐसे हो गया। अब इसको आप ये मत समझ लीजिएगा कि पॉइंट के बाद 1 0 0 है तो 1 लिखूंगा अपान पॉइंट के नीचे 1 1 2 3 1 2 3, ऐसा मत करिएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये गलत है। पॉइंट के बाद कोई नंबर है, उस नंबर के बाद चाहे जितने जीरो लगे हों, उस जीरो को आप रिमूव करके फिर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, वो मीनिंगलेस है। इतना जीरो नहीं, बल्कि ये भी 1/10 होगा। इसमें भी इतना इतना जो जीरो लगा हुआ है, इसको हटा करके आप 1/10 कर देंगे। और कोई नंबर लिखा हुआ है, मान लीजिए 0.53 लिखा हुआ है, एक नंबर लिखा हुआ है 0.5300, एक नंबर लिखा हुआ है 0.530001। इन तीनों में ध्यान दीजिएगा क्या डिफरेंस है। 0.53 तो ये तो 53/100 हो जाएगा, है ना, पॉइंट के नीचे 1 लिखेंगे फिर 0 0। ये 0.53 है जो यहाँ पर बाद में जीरो लगा है और इस जीरो के बाद कोई नंबर नहीं है, तो आप 0.53/100 ही करेंगे, मतलब 53/100 ही फ्रैक्शनल वैल्यू इसकी होगी। इसकी वैल्यू को ऐसा ना करिएगा कि 53 लिख करके अपान में 1 2 3 4 4 जीरो मत लगाइएगा, ऐसा कभी मत करिएगा। लेकिन अगर नंबर के बाद जीरो हो, लेकिन जीरो के बाद कोई भी नंबर लिखा है, फिर ये वैल्यू वाला हो गया, ये जीरो बेवजह का नहीं है, इसका मीनिंग है, ठीक है। 1 अगर नंबर लास्ट में लिख दिया है तो आपको पूरा कंसीडर करके चलना पड़ेगा। तो कभी आपने क्या सीखा, 0.2 लिखा हो चाहे 0.20 लिखा हुआ हो, दोनों एक ही बात है, कोई डिफरेंस नहीं है। होता क्या है कि 0.2 का मतलब होता है 10 में से 2, ठीक है, 10 में से 2, और 0.20 का मतलब होता है 100 में से 20। तो जैसे 10 में से 2 होता है, वही चीज़ तो हुआ 100 में से 20। तो बिल्कुल दोनों चीज़ें सेम ही हैं। यही वजह है कि पॉइंट के बाद कोई नंबर हो और उसके बाद जो जीरो लगा रहता है, उस जीरो को हटा देने पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हटा ही देना चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। आइए अब अगली हेडिंग जो है फ्रैक्शन टू डेसिमल, आपको भिन्न को दशमलव में कन्वर्ट करना है। तो ये बहुत ही ईजी होता है, बस इसको डिवाइड करने के अलावा इसमें कोई काम नहीं है। 1/6 लिखा है तो इसको 1 को ऐसे लिख करके 1/6, मतलब यही तो हुआ, 6 से आपको 1 में डिवाइड करना है, तो 6 से कर दीजिए 1 में डिवाइड और पॉइंट में कन्वर्ट कर दीजिए। यहाँ पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे क्योंकि 1 छोटा था। 1 टाइम करेंगे 6 आएगा 4। आपने एक बार दशमलव लगा लिया है तो क्या करते हैं, एक जीरो लगाने का आपको अधिकार है, आप एक जीरो लगा सकते हैं। लेकिन अगर अभी किसी वजह से ये नंबर और बड़ा होता और एक जीरो लगाना पड़ता, तो आपको जीरो लगा करके ही वो जीरो लगा पाते, ऐसे नहीं। लेकिन एक पॉइंट लगने के बाद क्या होता है कि कहीं भी आगे की स्टेप में भी आपको एक जीरो की जो ज़रूरत है, एक जीरो की ज़रूरत ये पूरा करेगा। तो 6 से कैंसिल करिए इसको, 6 बार होगा 36 आ जाएगा, यहाँ पर 4 लिख देंगे। तो एक नंबर है, अभी 6 से कैंसिल नहीं होगा, एक जीरो आप लगा सकते हैं। एक बार पॉइंट लग गया है तो एक जीरो लगा पाएंगे। फिर से 6 टाइम्स 36, 4 आ गया, फिर से 40 हो जाएगा, फिर 36, तो 0.166 ऐसे करके ये चलता रहेगा। एक बात और जान लीजिए, 0.1 अगर 6 कोई एक नंबर है जो बार बार रिपीट कर रहा है, तो उस नंबर के ऊपर बार लगा के लिखना उचित होता है, ऐसा आप लिख सकते हैं। 0.1666 ऐसे मतलब बार बार वो चीज़ आ रही है, तो इसको सही तरीका जो लिखने का होता है 0.16 बार लगा देते हैं, मतलब ये नंबर रिपीटेड है, ये बार बार आएगा, बार लगा है मतलब बार बार आ रहा है। -5/8 तो कोई बात नहीं, नेगेटिव से कोई मीनिंग नहीं है, आंसर में हम माइनस लिख देंगे बस, ठीक। तो 5/8 करिए, तो 8 से डिवाइड करिए 5 में, तो कैंसिल तो होगा नहीं, मैं पॉइंट लगाऊंगा, यहाँ 0 लिखूंगा। 6 बार 48, यहाँ पर आ गया 2, एक जीरो लगा लूँगा, 2 बार 16 आ गया 4, 0 5 बार करेंगे और कैंसिल हो गया। अब बार की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पूरा तो जो डेसिमल में आपका फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट करने पे क्या आएगा, इक्वल टू आप लिख देंगे -0.625, यही आंसर होगा, -0.625 ऐसे आंसर लिख देंगे। 7/11 है तो 7 लिखिए, 11 से डिवाइड करिए, पॉइंट लगाएंगे 0, 6 बार करेंगे 66, 4 आएगा, 0 लगा लीजिए 3 टाइम्स, तो यहाँ पर 33, अब कितना होगा 7, एक जीरो आप लगा सकते हैं, है ना, एक पॉइंट लगा हुआ है तो एक जीरो लगा सकते हैं। 6 बार 66, फिर हो गया यहाँ पर 4, 0 आ जाएगा, अब कितनी बार, फिर 3 बार, तो 36, ऐसे मतलब ये 0.63 अब यही चलेगा, ऐसे ही 0.63 रिपीट हो रहा है। तो जो आंसर लिखूंगा मैं 0.63, चाहे तो आप 0.6363 लिख के छोड़ दीजिए, और चाहे 63 बार,
क्योंकि 6-3 बार बार आ रहा है। यहाँ देखिए 6-3 आया, 6-3 आया, इसके बाद अभी फिर से 6-3 आएगा, एक बार करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पर 0.63 बार जो चीज़ रिपीट हो उस पूरे पे, तो दोनों के ऊपर बार लगा है। यहाँ पर क्या था, यहाँ सिर्फ 6 के ऊपर बार लगा है क्योंकि 6 के लिए रिपीट कर रहा था, दोनों रिपीट कर रहा है तो दोनों के ऊपर बार लग गया। आपने एक बार दशमलव लगा लिया है तो क्या करते हैं, एक जीरो लगाने का आपको अधिकार है, आप एक जीरो लगा सकते हैं। लेकिन अगर अभी किसी वजह से ये नंबर और बड़ा होता और एक जीरो लगाना पड़ता तो आपको जीरो लगा करके ही वो जीरो लगा पाते, ऐसे नहीं। लेकिन एक पॉइंट लगने के बाद क्या होता है कि कहीं भी आगे की स्टेप में भी आपको एक जीरो की जो ज़रूरत है, एक जीरो की ज़रूरत ये पूरा करेगा। तो 6 से कैंसिल करिए इसको, 6 बार होगा 36 आ जाएगा, यहाँ पर 4 लिख देंगे। तो एक नंबर है, अभी 6 से कैंसिल नहीं होगा, एक जीरो आप लगा सकते हैं। एक बार पॉइंट लग गया है तो एक जीरो लगा पाएंगे। फिर से 6 टाइम्स 36, 4 आ गया, फिर से 40 हो जाएगा, फिर 36, तो 0.166 ऐसे करके ये चलता रहेगा। एक बात और जान लीजिए, 0.1 अगर 6 कोई एक नंबर है जो बार बार रिपीट कर रहा है तो उस नंबर के ऊपर बार लगा के लिखना उचित होता है, ऐसा आप लिख सकते हैं। 0.1666 ऐसे मतलब बार बार वो चीज़ आ रही है, तो इसको सही तरीका जो लिखने का होता है 0.16 बार लगा देते हैं, मतलब ये नंबर रिपीटेड है, ये बार बार आएगा, बार लगा है मतलब बार बार आ रहा है। -5/8, -5/8 तो कोई बात नहीं, नेगेटिव से कोई मीनिंग नहीं है, आंसर में हम माइनस लिख देंगे बस, ठीक। तो 5/8 करिए, तो 8 से डिवाइड करिए 5 में, तो कैंसिल तो होगा नहीं, मैं पॉइंट लगाऊंगा, यहाँ जीरो लिखूंगा। 6 बार 48, यहाँ पर आ गया 2, एक जीरो लगा लूँगा। 2 बार 16 आ गया 4, जीरो 5 बार करेंगे और कैंसिल हो गया। अब बार की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पूरा तो जो डेसिमल में आपका फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट करने पे क्या आएगा, इक्वल टू आप लिख देंगे -0.625, यही आंसर होगा, -0.625 ऐसे आंसर लिख देंगे। 7/11 है तो 7 लिखिए, 11 से डिवाइड करिए, पॉइंट लगाएंगे 0, 6 बार करेंगे 66, 4 आएगा, जीरो लगा लीजिए 3 टाइम्स, तो यहाँ पर 33, अब कितना होगा 7, एक जीरो आप लगा सकते हैं, है ना, एक पॉइंट लगा हुआ है तो एक जीरो लगा सकते हैं। 6 बार 66, फिर हो गया यहाँ पर 4, जीरो आ जाएगा, अब कितनी बार, फिर 3 बार, तो 36, ऐसे मतलब ये 0.63 अब यही चलेगा, ऐसे ही 0.63 रिपीट हो रहा है। तो जो आंसर लिखूंगा मैं 0.63, चाहे तो आप 0.6363 लिख के छोड़ दीजिए, और चाहे 63 बार, क्योंकि 63 बार बार आ रहा है। यहाँ देखिए 6-3 आया, 6-3 आया, इसके बाद अभी फिर से 6-3 आएगा, एक बार करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पर 0.63 बार जो चीज़ रिपीट हो उस पूरे पे, तो दोनों के ऊपर बार लगा है। यहाँ पर क्या था, यहाँ सिर्फ 6 के ऊपर बार लगा है क्योंकि 6 के लिए रिपीट कर रहा था, दोनों रिपीट कर रहा है तो दोनों के ऊपर बार लग गया। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। 19/6, 6 से डिवाइड करना है आपको 19 में, तो चलिए करते हैं। इसमें आपको डेसिमल लगाने की ज़रूरत नहीं है, 3 टाइम्स हो जाएगा, 18 आ गया, 1 आएगा, ठीक। अब पॉइंट लगाना पड़ेगा, यहाँ जीरो लिख लिया, एक बार करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, यहाँ 4 बचा, एक जीरो आप लगा ही सकते हैं, फिर 6 लिख दिया, 36 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, फिर जीरो लगा दीजिए 6 बार 36, यहाँ 4 आ गया, फिर जीरो लगा लीजिए 6 बार 36, अब ऐसे ही चलने लगा, है ना। 6 से 3 में डिवाइड किया, 3 टाइम्स 18, फिर ऐसे रिपीट होता चला गया, तो आप लिखेंगे 3.16 बार ऐसे, क्योंकि 6 अकेले रिपीट कर रहा है ना, तो 6 के ऊपर बार लगा देते हैं। 24/7, अब चलिए सॉल्व करेंगे। 24/7 3 बार करिए, कितना होगा 21 आएगा, 3 यहाँ पर, तो पॉइंट लगाइए 0, 4 टाइम 28, कितना बचा 2, जीरो लगा दीजिए, 2 बार करिए 14, कितना बचा 6, अब 8 टाइम्स 56, अब कितना बचा 4, अब हो गया 5 टाइम्स 35, अब कितना बचा 5 बचा हुआ है, इसको 50 कर लीजिए, 7 टाइम्स 49, कितना बचा 1, जीरो लगा लीजिए, फिर करेंगे 1 आएगा, 7 3, ये भी जीरो, फिर 4 28, अब कितना आया 2, फिर 20 आ गया, 20 आ गया ना। अब करूँगा तो फिर से 2 आ जाएगा, मतलब देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा 3.428557,
यहाँ तक चला है, रिपीट किया है। आप जानते हैं अब क्या हो रहा है, 1 तक गया है। 1 के बाद देखिए 4 2 फिर अब 8 5 7 ऐसे आना शुरू हो जाएगा। तो मतलब इसमें क्या है ना, इतनी नंबर के बाद ज़रूरी नहीं है कि एक ही नंबर के बाद रिपीट कर जाए। अच्छा, जब आपको किसी फ्रैक्शनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ऐसा जब क्वेश्चन में लिखा हुआ हो, तो जब तक वो रिपीट ना कर जाए या फिर वो ख़त्म ही हो जाए या रिपीट कर जाए, दो में से कोई ना कोई काम करेगा। ऐसा नहीं, वो पाई नहीं है, पाई ही एक वैल्यू है जो रिपीट नहीं करती। वो लगातार 22/7 आप जब करते हैं तो लगातार वो चलता रहता है, लगातार नए नए नंबर आते रहते हैं। बाकी नॉर्मल डिवीज़न में क्या होता है, वो कहीं ना कहीं जा कर के रिपीट ज़रूर कर देगा, या तो रिपीट करेगा या तो ख़त्म हो जाएगा। अगर आप कहेंगे नॉर्मली नंबर में डिवाइड करते समय हमें कितने डिजिट तक डिवाइड करना चाहिए, डेसिमल अगर लग गया तो डेसिमल लग गया तो आपको 2 ही डिजिट करना सफिशिएंट है। लेकिन अगर आगे आप देखना चाहते हैं, कई बार ऐसा होता है तीसरे पे कैंसिल हो जाता है या चौथे पे, तो मैक्सिमम पॉइंट के बाद 4 डिजिट होता है। बाकी आपको आंसर देने के लिए 2 ही डिजिट काफ़ी होता है। 2 डिजिट पॉइंट के बाद कर देना, डिवाइड कर देना काफ़ी होता है, इतना ही आंसर दिया जाता है। लेकिन आपको अगर और एक्यूरेसी चाहिए, जितना ज़्यादा पॉइंट के बाद आप आगे जाएंगे, एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी, उतना ज़्यादा एग्जैक्ट आंसर आएगा, है ना। तो 4 डिजिट तक, 4 के बाद तो बिल्कुल नहीं करना है। लेकिन अगर आपको ये लिखा हुआ है कि डेसिमल नंबर को आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है या फ्रैक्शन को डेसिमल में, मतलब डिवाइड करने वाली जब आपको बात आती है, इस तरह से डेसिमल को फ्रैक्शन में फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना है अगर, तो उस समय जब तक वो रिपीट ना कर जाए, जब तक आप जान न जाएं कि रिपीट करना शुरू हो, चाहे वो 6 डिजिट करना पड़े, आपको 6 डिजिट तक करना पड़ेगा। जैसा कि आपने इस एग्जांपल में देखा, यहाँ पर कितना डिजिट गया है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट तक गया है। तो 6 डिजिट के बाद देखिए फिर से 4 2 ऐसे करके चलने लगा। तो जब दोबारा कोई भी नंबर आ जाए तो जान लीजिए कि रिपीट वाला नंबर आ चुका, अब वो रिपीट इसी पे कर जाएगा।